हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है संसाधन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि संसाधन क्या होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो अब आप अपनी डेली लाइफ में देखिए आप किन किन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, वो सारी वस्तुएं जो हैं आपके लिए संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी वस्तु संसाधन में कैसे परिवर्तित होती है। तो जिन भी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि किसी वस्तु का उपयोग हम कब करते हैं, जब वो हमारे लिए उपयोगी है। तो जिन भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो उपयोगी होती हैं, और किसी भी वस्तु और पदार्थ की ये उपयोगिता जो है वो ही उसे संसाधन में परिवर्तित कर देती है। सभी जो संसाधन होते हैं वो मूल्यवान होते हैं। अब यहाँ पर मूल्य का मतलब जो है वो किसी भी संसाधन का महत्व का मतलब है कि कोई भी जो संसाधन है वो महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रखा है कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन दोनों ही संसाधन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ में आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कोई वस्तु जो है वो स्टार्टिंग में संसाधन नहीं होती, लेकिन संसाधन में भी परिवर्तित हो जाए तो आर्थिक रूप से शुरू में मूल्यवान नहीं होती है, लेकिन टाइम के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान हो सकती है। जैसे कि दादी के घरेलू नुस्खों का हम डेली बेसिस पर देखते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसे तकलीफ हो तो उनको घर के लेवल पर जब सॉल्यूशन दिया जाने की जो कोशिश की जाती है उसको बोलते हैं दादी के नुस्खे। तो दादी के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वो पेटेंट कराने के उपरांत किसी मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई स्किन डिजीज है, आप नीम का उपयोग कर रहे हैं, ये घर पर आपको बताया जाता है, लेकिन कोई मेडिकल कंपनी जो है वो इसको अपने पेटेंट के रूप में क्लियर करवा ले कि नीम से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको हम पेटेंट करवाते हैं, इसके ऊपर हमारा एकाधिकार है। ओके, तो इसका एक तरीके से उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर पेटेंट को बता रखा है कि पेटेंट कोई भी विचार, मतलब विचार जो है, आइडिया जो है, उसको भी पेटेंट के रूप में आप क्या करवा सकते हो, सिक्योर करवा सकते हो, या फिर आविष्कार उस पर एकमात्र अधिकार से है। तो कोई भी जो संसाधन है वो समय के साथ में मूल्यवान हो सकता है। अब यहाँ पर बता रखा है कि समय और प्रौद्योगिकी, मतलब टाइम और जो टेक्नोलॉजी है, ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन में परिवर्तित हो सकती है। और संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोनों दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब कोई भी जो वस्तु है उसको मूल्यवान किसने बनाया, इंसान ने बनाया। उसने खोज की हर चीज की और उसने टाइम के साथ पता लगाया कि अच्छा इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने से पहले पानी जो है वो नॉर्मली बहता था, लेकिन फिर पानी को स्टॉक करके उसको एक तरीके से जो फ्लो के साथ में पानी बहता है उससे हमने जल विद्युत बनाई। मतलब तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके हमने उसको भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो यहाँ पर मनुष्य ही है जो किसी भी संसाधन को जो है वो काफी ज्यादा मूल्यवान बनाता है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी को समझा रखा है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। अब है संसाधनों के प्रकार। देखो, सामान्यतः संसाधन जो है वो प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब 3 तरीके के संसाधन हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमें अवेलेबल है। कुछ जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल थे उनको परिवर्तित करके मानव ने उनको बनाया है, तो मानव निर्मित संसाधन हो गए। और लास्ट बताया गया है मानव संसाधन, मतलब मानव की जो स्ट्रेंथ है उसी को संसाधन के रूप में यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमें प्रकृति से ये सारी चीजें मिली है।
ये जो संसाधन है वो बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसमें आप कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, तब जाकर के उसको अपने लिए यूज कर पाते हो। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत, मतलब अगर उनको हम यूज भी कर रहे हैं तो कभी खत्म नहीं होंगे, टाइम के साथ में दोबारा अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं। जो शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ तो असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सूर्य की जो ऊर्जा है हम डेली बेसिस पर हमें मिलती है, लेकिन फिर भी हमें डेली बेसिस पर करोड़ों सालों पहले से मिल रही है और अभी भी उसी तरीके से हमें मिलती जा रही है। पवन ऊर्जा मतलब हवा से, वायु से जो ऊर्जा हम बनाते हैं। तो ये वो साधन हैं जो रेगुलर बेसिस पर हम जिनका उपयोग भी कर रहे हैं लेकिन खत्म नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से अगर हम उपयोग करते रहें तो इनके भंडार को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मृदा को अगर हमने सुरक्षित नहीं किया, इसको संरक्षण नहीं किया, तो ये जो है वो खत्म हो जाएगी, जो उपयोगी मृदा है, जो उपजाऊ मृदा है। वन जो है उनको अगर हम रेगुलर काटते रहे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और दोबारा उगने में काफी लंबा टाइम लगेगा। जल जो है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बहुत बड़ी समस्या है। जल को असीमित नवीकरणीय संसाधन क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जल तो बहुत सारा उपलब्ध है, लेकिन अगर पीने के पानी की दृष्टि से आप देखोगे तो बहुत कम जल जो है वो हमारे लिए उपलब्ध है। इसी कारण जो है वो जल का भी अगर हमने तरीके से उपयोग नहीं किया तो वो ये भी हमारे लिए एक अनवीकरणीय संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद में उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और ये जो हजारों वर्ष हैं वो मानव की जीवन की अवधि से बहुत ज्यादा होते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हम देखते हैं कि किसी जगह पर कुछ पाया जाता है, किसी जगह पर लोहा पाया जाता है, कहीं पर कोयला पाया जाता है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है ये भूभाग पर, पृथ्वी के भूभाग पर, जलवायु पर, ऊंचाई पर जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। ओके, तो ये सारी चीजें पृथ्वी पर अलग अलग देखने को मिलती है, ऊंचाई, जलवायु, भूभाग, जिसके कारण इन संसाधनों का वितरण भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। संसाधन का भंडार जो है यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, मतलब उपलब्ध मात्रा है जिसका आप उपयोग करते हो। अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधन की। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तो उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क जो है उस समय संसाधन नहीं था जब लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, मतलब नेचुरल रूप से जो लोहा प्रेजेंट था वो संसाधन नहीं था। फिर मानव ने उसको लोहे के रूप में बनाया और उसको संसाधन के रूप में उपयोग किया। तो वो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी जो है मतलब टेक्नोलॉजी का विकास जो है वो भी मानव ने किया है, तो ये भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है मानव संसाधन के बारे में कि लोग जो हैं और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास में ऐसा करने का ज्ञान, कौशल अथवा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य जो है वो भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। आर्थिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हमने सारे संसाधनों की बात कर ली, लेकिन ये सारे संसाधन जो है वो हमारी नई पीढ़ियों तक भी बने रह सकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? संसाधनों का संरक्षण करना होगा। भाई हमारे पास में जल है, मृदा है, वायु है, इन सभी को हमें बचा करके रखना होगा ना, तभी जाकर के हमारी जो नई पीढ़ियां जो आएंगी उसका उपयोग कर पाएंगी। हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने हमें दिया
और हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को दें। लेकिन टाइम के साथ में हम देख रहे हैं कि हर जगह पर पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कोई भी जो संसाधन है उनका इस तरीके से उपयोग हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें जो भी संसाधन है उनका सतत पोषणीय विकास जो है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि जो हमारे संसाधन हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें और हमारी नई पीढ़ियों को भी इनको प्रोवाइड कर सकें। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए थे ना हमने कि हम 2030 तक उनको अचीव करेंगे। वो सारी चीज़ें ये हैं कि जो चीज़ें हैं उनको हम इस तरीके से बनाए रखें कि उसमें बैलेंस बना रहे और नेक्स्ट जनरेशन को वो सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हो सके। तो संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना उपभोग जो है वो कम करके और वस्तुओं के पुनः चक्रण को और पुनः उपयोग को करके उसका योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अल्टीमेटली तरीके से या इनडायरेक्टली तरीके से संरक्षित हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं कि सतत पोषणीय विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मतलब मानव अपनी सुरक्षा करे, साथ ही साथ में जो हमारे वन्य जीव हैं, जो हमारे पेड़ हैं, उन सभी की सुरक्षा करे। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करके योग्य बनाना। तो यहाँ पर कुछ हमारे कर्तव्य हैं कि सभी जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनको सतत पोषणीय है उनका उपयोग, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित करें हम, और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, तभी जाकर के हमारे जो संसाधन हैं उनको हम बनाए रख सकेंगे और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसका अच्छे से यूज कर पाएगी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए हैं संसाधन को लेकर के, जो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।